Principle of GM counter. It can be work on the principle of the ionization of the particle. किसी भी particle के ions create करवाएंगे and that ions reaches to the electrode. ठीक है, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड. तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाने के बाद इट कैन जनरेट द इलेक्ट्रिक पल्स एंड दैट इलेक्ट्रिक पल्स कैन बी काउंट थ्रू द काउंटर. ठीक है, ये इसका सिंपल सा आपका ये कह सकते हैं कि इसके प्रिंसिपल है. देखिए जरा, सपोज करें हमारे सराउंडिंग के अंदर एक ट्यूब हमने रखी, गीगर मोटर काउंटर. गीगर मोटर काउंटर को हम यूज कहाँ पर करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना. गीगर मोटर काउंटर को हम, जैसे मैंने इनिशियली आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम किसी भी जगह की, किसी भी लोकेलिटी की काउंटिंग रेडिएशंस करते हैं कि भाई इस इलाके में रेडिएशन ज़्यादा हैं या कम है. ठीक है, तो वहाँ पर उसको यूज कर रहे हैं. अब सपोज करें हमने गीगर मोटर काउंटर को रखा और सराउंडिंग में से इसमें रेडिएशन जा रही है. ठीक है, इसके अंदर एक रेडिएशन आ गई हमारे सराउंडिंग के अंदर से. अब रेडिएशन के अंदर क्या होगा, ये रेडिएशन अंदर जब जाएगी तो क्या मिलेगा, मटेरियल मीडियम. और वो मटेरियल मीडियम क्या है, गैस. कौन सी, नोबल गैस, आर्गन. नोबल गैस किसी और से रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन जब रेडिएशन आयनाइजेशन रेडियस पे स्ट्राइक करेगी तो फिर वो क्या क्रिएट करेगा, आयंस क्रिएट करेगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयंस क्रिएट हुए, आर्गन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. ठीक है, आर्गन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज. और इसमें से क्या इमिट आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होगा जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. क्लियर, ये दो चीजें आपकी बन जाएंगी. इसको हमने कहा आयन. अभी हम फॉर सिंपलिसिटी एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं. बहुत सारे होंगे इसमें, लेकिन सिंपलिसिटी हम एक ही बात कर रहे हैं. अच्छा जी, एटम अगर न्यूट्रल है तो फिर पूरी कंडक्टिंग के अंदर कोई भी कंडक्टिंग नहीं होगा. ये पूरी ट्यूब हमारी कंडक्टिंग नहीं होगी, ये नॉन कंडक्टिंग होगी, इसमें करंट पास नहीं हो सकेगा. लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या बने, चार्जेस क्रिएट हुए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए. अब ये जो है वो क्या होगा, जैसे चार्ज बने कंडक्टिंग मटेरियल जनरेट हो रहा है. अब इसमें से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज है. तो ये क्या करेगा, ये अपने रिस्पेक्टिवली, दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे. नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज यानी कि कैथोड की तरफ जाने की कोशिश करेगा. मैंने बताया ना कि ये जो वॉल ऑफ द ट्यूब है ये कैथोड है, और ये जो बीच में लाइन है आपको वायर हजार टंगस्टन का, ये एनोड है, एज अ एनोड बिहेव करेगा. ठीक है, अब क्या होगा भाई, आयंस क्रिएट हुए, ये फॉरन की तरफ जाने की कोशिश करेगा. जैसे ही आयन क्रिएट होगा, अब हमने यहाँ पे कितना वोल्ट रखा है, अराउंड 600-500 वोल्ट. इस वोल्टेज की वजह से बहुत हाई पोटेंशियल क्रिएट होगा. ठीक है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बहुत हाई क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत सिंपली इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव नहीं करेगा, बल्कि कैसे करेगा, मतलब साइड में आपको समझाऊं. देखिए, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसकी आयनाइजेशन पावर क्या है, बहुत ज़्यादा है. अब क्या वो डायरेक्टली जो है वो दूसरे पार्टी जो है वो इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है. क्या करेगा, सराउंडिंग में और भी गैस मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन और गैस मॉलिक्यूल से भी स्ट्राइक करेगा, और इन द रिजल्ट वहां पर भी मजीद इलेक्ट्रॉन्स को इमिट आउट करवा सकता है. तो एक इलेक्ट्रॉन ने और मजीद इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करवाया. फिर ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दीज टू इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर टू इलेक्ट्रॉन्स. ये दो अलग इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे बेटा. फिर पॉसिबिलिटी है कि ये भी जो है फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को या फर्दर जो है आयनाइजेशन क्रिएट करें और इलेक्ट्रॉन्स को इमिट आउट करवाएं. ठीक है, इसके अलावा इस तरह ये फिर मजीद रिएक्शन चलता चला जाएगा. ठीक है, मैं सबसे आपको समझा था चेन रिएक्शन की तरह, ये और मजीद चलता चला जाएगा. ठीक है, अब इस प्रोसेस को, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जब जनरेट हुआ और वो एक स्पार्क करता हुआ जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये कह लीजिए कि जो है वो निकालता हुआ जा रहा है, आयनाइज करवाता हुआ जा रहा है, इस पूरे हम प्रोसेस को कहते हैं एवलांच प्रोसेस. दिस इज कॉल्ड एवलांच. ये एक एवलांच प्रोसेस है, और इसको हम कहते हैं कि ये, जिस तरह मैं एक एग्जाम्पल समझाऊं कि आपने देखा हो अक्सर तो बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट करते हैं. ठीक है, जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वहां पर अक्सर शादी वगैरह हम देखते हैं कि जब आप एक
कोई भी छोटे से पटाखा वगैरह जलाते हैं तो क्या होता है कि वो जब ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट करने के बाद सराउंडिंग में उसकी जो है वो स्पार्क्स जनरेट होते हैं। जब आसमान पर अगर वो जलाते हैं तो आसमान के ऊपर सराउंडिंग में जब सब तरफ चारों तरफ एक स्पार्क सा जनरेट होता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसी तरीके से ये भी एक उसी तरह का एक प्रोसेस होगा एवलांच। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा अपने सराउंडिंग के बहुत सारे और भी इलेक्ट्रॉन्स को वहां से इमिट आउट करवाएगा स्पार्क के जरिए, ठीक है। स्पार्क नहीं होगा, लाइट ग्लो नहीं होगी, लेकिन आपको प्रोसेस उसी तरह से मिलेगा सराउंडिंग में। होप कि समझ गए होंगे आप। इसको एक और ना कह सकते हैं, इसको कैस्केड भी कह सकते हैं। कैस्केड का मतलब होता है कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है आबशार। जिस तरह पानी जो है वो झरना से, एक चश्मे से या आबशार से बहते हुए आता है ना पानी, एक बार एक पानी बहुत सारे ह्यूज अमाउंट होती है, इस तरह से ये भी उसी तरह ही एक प्रोसेस है, उसी तरह से हम उसको रिजेंबल कर सकते हैं। तो ये भी कैस्केड की शेप में आपको लग रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा क्या, अपने सराउंडिंग में इस तरीके से बहुत सारे कैस्केड जनरेट करेगा, ठीक है। एक बंच हिसाब से बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। फिर वो पहुंचते पहुंचते क्या होगा, इस टंगस्टन वायर तक पहुंचेगा, और टंगस्टन वायर पहुंचने के बाद अब जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, आप क्या कहते हो भाई, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जा रहा है, तो यहाँ पर जो है वो एक करंट की पल्स जनरेट होगी। पल्स आपको मालूम है, वेरी शॉर्ट टाइम क्या आप कहते हो, ठीक है। जैसे इम्पल्स की बात करते हो या इम्पल्सिव फोर्स की बात करते हो, मतलब वेरी शॉर्ट टाइम के लिए जो है। इसी तरह यहाँ करंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे करंट जनरेट होगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जनरेट होगा, इसको हम करंट पल्स कह रहे हैं। बस एक पल्स जनरेट होगी यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो एक पल्स है वो फिर आगे जाके काउंटर में जाएगी, और फिर आगे प्रोसेस होगा, वो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं बाद में, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया एक पल्स जनरेट हो रही है। अब ये जो पल्स जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रॉन जब एनोड के पास पहुंच रहा है, एनोड जब पहुंचता है, आप याद रखिएगा एक फैक्ट है। फैक्ट क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जो टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है, जो टाइम लग रहा है to reach electron to anode is the time required to reach electron to the anode is less than microsecond। माइक्रोसेकंड से भी बहुत कम वक्त लग रहा है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। एक माइक्रोसेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए क्या है, आर्गॉन। आर्गॉन एक पूरा एटम है जो कि पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। इस पॉजिटिव चार्ज एटम का मतलब आपको मालूम होगा, न्यूटन के लॉ आप पढ़ चुके हो, जिसमें आपने डिस्कस किया होगा, एक्सीलरेशन बराबर है F/m के, है ना। न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू mn। यहाँ पर आपको मालूम है फोर्स, फोर्स मतलब एक जो आयनाइजेशन की फोर्स लग रही है वो तो दोनों पार्टिकल पर सेम लग रही है ना। किस पर, आर्गॉन पर भी और फ्री इलेक्ट्रॉन पर भी, दोनों पे सेम लग रही है, मगर मास इसका डिफरेंट है। मास आर्गॉन का एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन के कंपैरेबल स्लो मूव करके जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन तो रैपिडली मूव करके चला गया, कितनी टाइम लगी, लेस देन एक माइक्रोसेकंड से भी बहुत कम टाइम लगा। लेकिन आर्गॉन को अपने इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए और अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, और वो टाइम कितना होगा, ये टाइम होगा आपका, इट कुड बी 10⁻⁻⁴ सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए टाइम फॉर, ठीक है, द टाइम फॉर आर्गॉन पॉजिटिव टू, आर्गॉन पॉजिटिव मतलब आर्गॉन के जो आयन है, आर्गॉन आयन टू रीच कैथोड इज 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻⁴ सेकेंड लगेगा। देखिए इससे दोनों में फर्क कितना है, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶ और -4, तो -6 और -4 में अराउंड 100 टाइम्स का फर्क है, ठीक है। तो 100 टाइम्स का फर्क होने का होता है बहुत पार्टिकल लेवल के ऊपर। वैसे हम अगर देखें तो बहुत कम टाइम है, लेकिन पार्टिकल लेवल पर अगर देखा जाए तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, 100 टाइम्स का जो है वो फर्क आ रहा है।
तो अगर यहाँ पे फर्क इतना आ रहा है तो फिर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो जनरेट हो जाएगा, मगर जब तक आर्गन न्यूट्रलाइज नहीं होगा, आर्गन दोबारा अपने आप को न्यूट्रल नहीं बनाता, हमारा जो चैम्बर है, ये हमारा जो ये गीगर मोलर काउंटर है, जो ट्यूब है, ये हमारी क्या रहेगी, ये हमारी जो है वो एक वेस्ट रहेगा, मतलब नेक्स्ट रेडिएशन को काउंट नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट रेडिएशन कब काउंट करेगा, कि जब ये अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद ये दोबारा रेडी हो जाएगा एक नेक्स्ट रेडिएशन के जरिए दोबारा से आयनाइज होने के लिए। अभी तो ये ऑलरेडी आयनाइज है, तो अभी आयनाइज तो नहीं होगा ना, जब तक हम इसको न्यूट्रलाइज ना करते, पहले न्यूट्रल करेंगे, देन ये दोबारा आयनाइज होने के लिए रेडी होगा। क्लियर? तो इसमें टाइम डिले हो गया। इस टाइम डिले प्रोसेस को हम कहते हैं डिले टाइम। डिले टाइम, ठीक है, क्या? डिले टाइम फॉर गीगर मोलर काउंटर, या फिर डेड टाइम, डेड टाइम ऑफ जीएम, गीगर मोलर काउंटर। ठीक है, अब डेड टाइम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ये वो ड्यूरेशन होगी जिस वक्त आपका गीगर मोलर काउंटर कैन नॉट बी काउंट एनी रेडिएशंस। ठीक है, कैन नॉट बी काउंट एनी फर्दर रेडिएशन, आप कह सकते हैं। तो ये हमारा डेड टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और पॉइंट याद रखिएगा एक बेटा, एमसीक्यूज में आ सकता है कि डेड टाइम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोसेकंड से लेकर ये आपका 400 माइक्रोसेकंड तक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है डेड टाइम है, और ये एक बड़ा डिफेक्ट हमारे पास इस गीगर मोलर का सामने आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात गीगर इसकी डिटेक्ट को हम बाद में बात करेंगे। ये हमने जब जैसे ही करंट जनरेट हुई, एक पल्स यहाँ काउंट हुई, अब वो पल्स कहाँ जाएगी, वो पल्स इस वायर के जरिए आगे गई, कहाँ पर, थ्रू एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर काम क्या, मैंने कहा था कि एम्पलीफायर द प्रोसेस और एम्पलीफायर द डिवाइस व्हिच कैन बी इंक्रीज द करंट, उस करंट पल्स को इंक्रीज करेगा। वो जो करंट पल्स इसमें आ रही होगी, जनरेट हो रही होगी, एक इलेक्ट्रॉन की पल्स है, तो डेफिनेटली उसकी जो कह लीजिए कि उसका जो वोल्टेज होगा वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम होगा। तो एम्पलीफायर क्या करेगा, दैट वुड बी, आप ये कह लीजिए कि हमारा जो करंट जनरेट होगा वो इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रो वोल्ट होता है, 10 माइक्रो वोल्ट, और 10 माइक्रो वोल्ट को एम्पलीफाई करेगा अबाउट 50 वोल्ट। 10 माइक्रो वोल्ट को एम्पलीफायर कितना एम्पलीफाई कर देगा, कितना इंक्रीज करेगा, 50 वोल्ट के बराबर इंक्रीज कर देगा। तो एम्पलीफायर का क्या काम हुआ, उसने 10 माइक्रो वोल्ट को 50 माइक्रो वोल्ट तक इंक्रीज कर दिया। अब उसके बाद इसी एम्पलीफिकेशन को क्या होगा, एम्पलीफिकेशन के बाद वही पल्स क्या होगी, 50 वोल्ट हो गई। अब देन काउंटर के पास जाएगी और वो काउंटर उस रेडिएशन को काउंट कर लेगा। ठीक है, मतलब एक इंपल्स आई, दैट विल बी 1। ठीक है, सेकंड रेडिएशन आएगी, दैट विल 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये उसको काउंट करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रिंसिपल था सारा, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गीगर मोलर काउंटर। अब इसके बाद हम कुछ इसके पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा क्या आ गया, डेड टाइम। ठीक है, अब इस डेड टाइम की वजह से हमारे गीगर मोलर काउंटर कहते हैं कि गीगर मोलर काउंटर को हम स्लो रेडिएशन काउंटर भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, गीगर मोलर काउंटर इज आल्सो कॉल्ड द स्लो काउंटर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इज द स्लो काउंटर ऑफ रेडिएशन। GM इज स्लो काउंटर ऑफ रेडिएशन, ये रेडिएशन का स्लो काउंटर। अब हम बात करते हैं भाई, इसमें टाइम डिले आ रहा है 200 to 400 माइक्रो सेकंड का। जब तक ये टाइम डिले खत्म नहीं हो जाता, काम नहीं करेगा। अब इसके लिए क्या किया जाए, अब इसको सॉल्व भी करना है इस प्रोसेस को, तो इसके लिए हम एक और तरीका यूज करते हैं जिसको कहा जाता है, आप इसको हम कहते हैं क्वांचिंग प्रोसेस।